हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल साइंसेस पर आपका स्वागत है। हम आ चुके हैं क्लास 12 बायोलॉजी के एक चैप्टर जिसका नाम है जनन के और एक मजेदार वीडियो के साथ। इस वीडियो में बच्चों हम एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन को। बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों, अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न बच्चों आपको मिल रहा होगा स्क्रीन पर, वो कह रहे हैं कि जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी रिप्रोडक्शन का जो मेन पर्पस है वो क्या है। पहला ऑप्शन है भोजन प्राप्त करना, बिल्कुल नहीं। वृद्धि करना, नहीं। ये सी ऑप्शन है अपनी प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना। क्लियर है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जनन को कितने प्रकारों में बांटा गया है? दो। पहला जो होता है बच्चों वो होता है लैंगिक जनन और दूसरा जो होता है वो होता है अलैंगिक जनन। क्लियर है। देखिए, लैंगिक जनन में कितने जनकों का संलयन होता है? तो याद रखिएगा, लैंगिक जनन में 2 जनकों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अलैंगिक जनन में सिर्फ 1 की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहे हैं बच्चों कि नर जनक को क्या कहते हैं आप? जो नर जनक को क्या कहते हैं, या समझिएगा नर युग्मक भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, जो नर युग्मक भी बोल सकते हो और नर जनक भी बोल सकते हो, तो उसको शुक्राणु कहते हैं। क्लियर है। मादा जनक या मादा युग्मक, ठीक है, जो जनक है वहां पे आप युग्मक भी बोल सकते हो। क्लियर है। तो मादा जनक को क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। ठीक है बच्चों। निषेचन किसका संलयन होता है? निषेचन का मतलब आप समझिए, जब शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है बच्चों, शुक्राणु और अंडाणु आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं, तो ये प्रक्रिया संलयन कहलाती है। क्लियर है। तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को निषेचन कहते हैं या संलयन कहते हैं। क्लियर है। तो ये देखिए, शुक्राणु शुक्राणु का कभी नहीं होगा, अंडाणु अंडाणु का बिल्कुल नहीं होगा। सेल्स होते हैं, लेकिन कौन सी सेल्स होती है ये जानना जरूरी है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या होंगे? गलत होंगे। तो एक ही बचता है, सी वाला ऑप्शन। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को हम संलयन के नाम से बच्चों जानते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि निषेचन के बाद बनने वाली युग्मनज कोशिका को क्या कहते हैं आप? क्लियर है। तो देखिए, जो नर शुक्राणु होता है यानी शुक्राणु, ठीक है, और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो ये सुनिए, नर शुक्राणु को आप युग्मक बोल सकते हो, अंडाणु को भी आप युग्मक बोल सकते हो। जब नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं, ठीक है, सॉरी, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को संलयन कहते हैं, और संलयन के बाद बनने वाला जो उत्पाद होता है वो युग्मनज कहलाता है। क्लियर है। तो जिसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। युग्मनज हिंदी में कहा जाता है और जाइगोट इंग्लिश में कहा जाता है। क्लियर है। 8वां जो प्रश्न है ये कह रहे हैं कि निषेचन की प्रक्रिया किस भाग में होती है, यानी जो मानव में, ठीक है, जो मादा होती है, मादा का जो जननांग होता है उसके किस हिस्से में, ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया होती है? पहला गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि, बिल्कुल नहीं, वो होता है अंडवाहिनी में यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्लियर है बच्चों। आगे आइए, मानव मादा, यानी जो 9वां प्रश्न है ये कह रहे हैं मानव मादा में अंडोत्सर्जन यानी ओव्यूलेशन कहां होता है? तो याद रखेंगे अंडाशय में होता है। कहां पे होता है? अंडाशय में होता है। ठीक है बच्चों। आगे आइए, 10वां जो प्रश्न है ये कह रहे हैं शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? अंडाशय, बिल्कुल नहीं, ये तो मादा भाग है। गर्भाशय ये भी मादा हिस्सा है, शुक्राणु नर हिस्सा है, जबकि पहला ऑप्शन किसका है? मादे भाग का हिस्सा है। बी वाला जो है ये भी मादा भाग का हिस्सा है। क्लियर है। और प्रोस्टेट ग्रंथि या वृषण, तो याद रखेंगे वृषण में। अगला जो प्रश्न, 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र की संख्या होती है? क्लियर है। कितने गुणसूत्र की संख्या होती है? थोड़ा सा क्वेश्चन ये आपको मॉडिफाइड करना होगा, समझना होगा। अगर हम बात करें तो ये 46 भी हो सकता है आंसर और 23 भी हो सकता है। अगर यहीं पे मैं शब्द जोड़ दूं जोड़े में, यानी मानव शुक्राणु कितने गुणसूत्र संख्या होती है जोड़े में, तो आंसर क्या होगा? 23। जबकि उस तरह से बात होगा तो मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र की संख्या होती है, तो 46 भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है। अगला जो प्रश्न आपको दिख रहा होगा बच्चों कि मानव अंडाणु में कितने गुणसूत्र की संख्या होती है? क्लियर है। मानव अंडाणु में कितनी गुणसूत्र की संख्या होती है? 23 होती है, क्योंकि मानव अंडाणु जो होता है वो युग्मक की तरह काम करता है और युग्मक में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, क्योंकि मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। इसी वजह से देखिए, ये 46 आता कहां से? नर युग्मक से 23 आ जाता है और मादा अंडाणु से, यानी जो नर शुक्राणु वो 23 दे देगा और मादा अंडाणु भी 23 देगा। तो 23 23 46, तो मादा अंडाणु कितने हो गए? 23 हो गए। क्लियर है। अगला जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, 13वां प्रश्न कि मानव में लैंगिक गुणसूत्र कौन से होते हैं? मानव में लैंगिक गुणसूत्र कौन से होते हैं? क्लियर है बच्चों। तो देखिए, मानव में लैंगिक जो गुणसूत्र होते हैं वो XX हो सकते हैं या XY हो सकते हैं।
ठीक है बच्चों, अगर ये मानों में लैंगिक गुणसूत्र पूछ रहे हैं तो डबल एक्स और एक्स वाई दोनों हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। ये मानों की जगह अगर आप समझें कि मादा, ठीक है, कि आंसर के हिसाब से हम क्वेश्चन बना देंगे कि मादा में लैंगिक गुणसूत्र कौन से होते हैं, तो याद रखेंगे डबल एक्स। क्लियर है। तो वही 14वां जो प्रश्न है, पुरुष में लैंगिक गुणसूत्र का संयोजन क्या होता है, तो एक्स और वाई। क्लियर है। अगर एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं तो लड़का होता है, अगर एक्स डबल एक्स होता है तो वो क्या होगा, मादा होगा। क्लियर बच्चों। 15वां जो प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि स्त्री में लैंगिक गुणसूत्र का संयोजन क्या होता है, तो 13वां और 15वां प्रश्न दोनों सेम है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, डबल एक्स हो जाएगा। 16वां जो प्रश्न है कि शुक्राणु की पूंछ की मुख्य भूमिका क्या होती है, भोजन संग्रह करना, बिल्कुल नहीं। निषेचन करना, बिल्कुल नहीं। संरक्षण करना, नहीं। पूंछ जो होती है उसको गति प्रदान करती है ताकि वो आगे बढ़े। क्लियर है। आगे ये शुक्राणु के अग्रभाग में, किसके, शुक्राणु के अग्रभाग में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। मान लीजिए ये शुक्राणु है, ठीक है, ये इस तरह से शुक्राणु है, तो यहां पे एक एंजाइम पाया जाता है। तो ये एंजाइम का काम क्या होता है भैया, ये एंजाइम का काम ये होता है कि ये अंडाणु को क्या करे, पंक्चर करे, और पंक्चर करने के लिए इसको एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसको हाइलुरोनिडेज कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलुरोनिडेज कहते हैं। क्लियर है। हाइलुरोनिडेज एंजाइम से क्या होता है, शुक्राणु अंडाणु को पंक्चर करता है। आगे निषेचन के प्रकार अगर हम बात करें तो निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक आंतरिक निषेचन होता है, दूसरा बच्चों बाह्य निषेचन होता है। तो 19वें और 20वें प्रश्न में यही है। बाह्य निषेचन का उदाहरण क्या होगा, मेढक। ठीक है, ये शरीर के बाहर, बच्चे शरीर के बाहर क्या करते हैं, निषेचन करते हैं। अगर हम आंतरिक निषेचन की बात करें तो मानव होता है, क्योंकि शरीर के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है बच्चों। क्लियर है। तो ये 20 प्रश्न थे जो हमने क्या किया, कंप्लीट किया। अब 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया। क्लियर है। इम्प्लांटेशन किसमें होता है, यानी गर्भाधारण किसमें होता है, याद रखेंगे, अंडवाहिनी में नहीं, योनि में नहीं, अंडाशय में नहीं, बल्कि किसमें, गर्भाशय यानी यूट्रस में होता है। क्लियर है। गर्भ अवस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है मानव में बच्चों। क्लियर है। देखिए गर्भ अवस्था की सामान्य अवधि अलग अलग जीवों में अलग होती है, इसीलिए क्वेश्चन कर दिया है कि मानव में, तो याद रखेंगे 9 मंथ, लेकिन एनसीईआरटी जो लिखती है वो बच्चों 9.5 मंथ लिखती है। क्लियर है। तो ये एवरेज है कि गर्भ अवस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है, तो 9 महीने होती है, याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है 23वां, कि प्लेसेंटा किस ऊतक से निर्मित होता है, भ्रूण ऊतक से, मातृ ऊतक से, दोनों से, या उपरोक्त सभी से। तो देखिए भ्रूण ऊतक से भी होगा और मातृ ऊतक से भी होगा। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है, तो ये क्या करता है, भोजन को बच्चे तक यानी भोजन को पचाने में, यानी प्लेसेंटा क्या करता है, मदर से भोजन को लेके कहां जाता है, बच्चे में लेके जाता है। और गैस, यानी जो गैस का विनिमय होता है, यानी सांस लेने में, यानी बच्चे को गैस प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के लेके आता है। जो बच्चा अपशिष्ट पदार्थ निकालता है उसको भी ये बाहर करता है। यानी कह सकते हो कि 1 2 3 यानी ABC यानी सारे कार्य करता है, इसलिए आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगर हम एमनियोटिक फ्लूइड की बात करें, यानी एमनियन द्रव की बात करें, क्लियर है, याद रखेंगे, ये क्या करता है, भ्रूण का जो लिक्विड होता है उसकी बात कर रहे हैं। ये भ्रूण को क्या करता है, पोषण देता है, नहीं। ये अपशिष्ट को निकालता है, नहीं। ये ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, नहीं ऑक्सीजन, बल्कि कौन उपलब्ध कराएगा, प्लेसेंटा, याद रखेंगे। तो ये क्या करता है, भ्रूण की रक्षा करता है, कौन, एमनियोटिक फ्लूइड यानी एमनियन द्रव। अगर हम 26वें प्रश्न की बात करें बच्चों, तो ये कह रहे हैं कि प्रसव की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या शिशु का जन्म होता है, नहीं। प्लेसेंटा निकलता है, नहीं। एमनियन द्रव निकलता है, नहीं। ये गर्भाशय में संकुचन होता है। गर्भाशय संकुचन का मतलब गर्भाशय क्या करेगा, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन करेगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हो गया अपने आप के साइज को कम ज्यादा करेगा, जिससे ये पता चले कि जो बेबी है वो अब बाहर आने के लिए तैयार है। ठीक है। तो ये प्रसव की प्रक्रिया में सबसे पहला कार्य होता है। 27वां जो प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि मानव में शुक्राणु परिपक्वता कहां होती है, तो याद रखेंगे वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, और परिपक्वता कहां होती है, अधिवृषण में, या इसको एपिडिडिमिस पढ़ते हैं। क्लियर है, याद रखेंगे। 28वां प्रश्न, सेमिनल फ्लूइड यानी वीर्य का निर्माण कहां होता है, याद रखेंगे वीर्य का निर्माण जो होता है बच्चों, वीर्याशय में, वृषण में भी थोड़ा बहुत हो जाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि में हो जाता है, इसलिए क्या कहेंगे, उपरोक्त सभी कहेंगे। क्लियर है। अगला जो प्रश्न है आपको बच्चों 29वां जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कि मानव में मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि कितनी होती है, ये 28 डेज की साइकिल होती है, आपको पता होगा। क्लियर है। 30वां जो प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि मासिक धर्म चक्र का कौन सा चरण अंडोत्सर्जन से पहले होता है, तो ये वृद्धि चरण होता है। क्लियर है, कौन सा चरण, वृद्धि चरण होता है। 31वां जो प्रश्न है, कि कह रहे हैं कि मासिक धर्म चक्र का कौन सा चरण
अंडोत्सर्जन के बाद होता है तो ये स्रावी चरण होता है। कौन सा? ब्लीडिंग फेज होता है, याद रखना है आपको। अगर हम 32वें प्रश्न की बात करें तो ये कह रहे हैं कि गर्भनिरोधक गोली में कौन सा हार्मोन होता है, तो याद रखेंगे कुछ गोलियों में एस्ट्रोजन भी होता है और प्रोजेस्टेरॉन होता है, और कुछ गोलियों में दोनों होते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा? दोनों होंगे। क्लियर है? अगला जो प्रश्न है बच्चों 33वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ये कह रहे हैं कि कंडोम किसका उदाहरण है? प्राकृतिक गर्भनिरोधक का, प्राकृतिक गर्भनिरोधक यानी जो नेचुरल गर्भनिरोधक होते हैं उनमें किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। कंडोम में किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए रासायनिक गर्भनिरोधक हो ही नहीं सकता। इसमें किसी भी हार्मोन का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ये हार्मोनल गर्भनिरोधक नहीं है। तो बचा क्या? यांत्रिक गर्भनिरोधक। ये क्या करता है? कंडोम जो होता है शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिलने से रोकता है। क्लियर है? 34वां जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, ये कह रहे हैं कि कॉपर टी किसका उदाहरण है? तो याद रखेंगे कॉपर टी प्राकृतिक गर्भनिरोधक है ही नहीं, नेचुरल है ही नहीं, हार्मोनल तो बिल्कुल भी नहीं है, यांत्रिक गर्भनिरोधक हो ही नहीं सकता क्योंकि कंडोम उसके अंतर्गत आ गया। तो फिर बचा क्या? इंटर यूट्राइन डिवाइस है। ये कॉपर टी क्या होता है? जो फीमेल होती है उसके वेजाइना के अंतर इसको क्या कर दिया जाता है? इम्प्लांट कर दिया जाता, लगा दिया जाता है, इसलिए इसको इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अगर बच्चों स्तनपान 35वां जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये कह रहे हैं कि स्तनपान किसका उदाहरण है? ठीक है, तो ये स्तनपान जो होता है ये प्राकृतिक गर्भनिरोधक होता है। इस दौरान जो कपल्स होते हैं अगर वो संभोग करें तो बच्चा पैदा ना होने की जो चांसेस हैं वो नील होती हैं, लेकिन ये 100% सही नहीं है। क्लियर है? तो ये कैसे हैं? प्राकृतिक गर्भनिरोधक हैं। अगर नसबंदी की बात करें यानी वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी की बात करें तो ये किस प्रकार का गर्भनिरोधक है? अस्थायी, बिल्कुल नहीं। अगर एक बार नसबंदी हो गई, देखिए नसबंदी का मतलब क्या हो गया कि अगर नसबंदी किसी भी कपल में हो गया तो वो संभोग करेंगे लेकिन बच्चा पैदा नहीं कर सकते, लाइफ टाइम के लिए परमानेंट सॉल्यूशन हो गया। तो ये अस्थायी बिल्कुल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, हार्मोनल नहीं है, तो क्या होगा? अस्थायी सॉल्यूशन होता है। नसबंदी जो बच्चों होता है वो कैसा सॉल्यूशन है? अस्थाई सॉल्यूशन होता है यानी परमानेंट होता है। उसके बाद अगर हम 37वें प्रश्न की बात करें तो ये कह रहे हैं पैथोनोजेनेसिस क्या होता है? तो याद रखेंगे, सॉरी ये पैथोनोजेनेसिस नहीं बल्कि पार्थिनोजेनेसिस है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, पार्थिनोजेनेसिस है। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस का मतलब बिना निषेचन के, ठीक है, बेबी प्रोड्यूस होना। तो याद रखना है ये किसमें पाया जाता है? मधुमक्खी में पाया जाता है। ठीक है, बडिंग की बात करें यानी कली बनने की बात करें तो कली बनना, सॉरी बडिंग का जो उदाहरण है वो ईस्ट होता है। क्लियर है? अगला जो 39वां प्रश्न है यानी फ्रेगमेंटेशन, खंडन यानी शरीर कई हिस्सों में टूट जाता है, ये प्लेनेरिया इसका उदाहरण है। अगर हम बीजाणु जनन की बात करें तो ये फंगस में पाया जाता है, ये स्पोर फॉर्मेशन किसका उदाहरण है? फंगस का उदाहरण है। तो ये कुछ बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है, जो बहुविकल्पी प्रश्न थे, आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है जनन चैप्टर से। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।